गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। मेरी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ हैं। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है प्लानिंग। लास्ट टाइम हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग की प्रोसेस क्या क्या होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, प्लानिंग कैसे कंडक्ट की जाती है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो प्लान जो होता है वो प्लानिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है जो प्लानिंग को अचीव करने के लिए किया जाता है। दो तरीके के प्लान होते हैं। पहला होता है सिंगल यूज प्लान और दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो एक टाइम के लिए बनाए जाते हैं। उनको यूज उस टाइम उनका यूज होने के बाद टाइप्स ऑफ प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक टाइम यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल होगा हमारा और दूसरे होता है हमारे स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म हम उनको बना करके लॉन्ग टर्म को रिपीट यूज प्लान्स भी कहा जाता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना ही तो सिंगल प्लान होता है और ना ही ये स्टैंडिंग प्लान होता है। ऑब्जेक्टिव आपका जो भी होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, वो आपको अच्छे मार्क की तरफ ले जाए। जैसे कि स्मार्ट से यहाँ पर मतलब ये है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट की अगर हम यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो पहले स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। एक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव आप बनाएं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि एक ही ऑब्जेक्टिव को आप बार बार हर जगह यूज किए जा रहे हैं। वो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर टारगेट के लिए एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th क्लास के अंदर हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको ओवरऑल 95% मार्क्स गेन करने ही करने हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको 95% मार्क्स जो है वो बोर्ड में लेकर के आना। दूसरा मेजरेबल, ये मेजरेबल होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सको। ये नहीं कि आप मेजर ही नहीं कर सकते। सपोज आपको 10% टारगेट जो है सेल के अंदर अचीव करना है, तो 10% सेल्स जो है वो इंक्रीज करनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो वो मेजरेबल होना चाहिए कि लास्ट ईयर कितने थे और इस साल आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं। 10% इंक्रीज से आपका मतलब ये है कि अगर लास्ट में 3 लाख था तो इसका 10% 30,000। तो इस साल हमें कितना अचीव करना है, 3,30,000। तो ये मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आप ऐसा बनाएं जिसको आप अचीव कर सके।
उस ऑब्जेक्टिव को बनाने में कोई फायदा नहीं है जिसको आप अचीव ही ना कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव आप ऐसा बनाएं क्योंकि हर पर्सन को अपनी एबिलिटी के बारे में खुद को पता होता है, उसको पता होता है कि उसमें कितनी काबिलियत है, कितनी योग्यता है, कितनी एबिलिटी है। तो आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट करना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको। उस ऑब्जेक्टिव को कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सारी कंडीशंस को आपको ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास एम्प्लॉयज तो है नहीं और आपने टारगेट दे दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज है नहीं और आपने टारगेट दे दिया कि 20% सेल को आपको इंक्रीज करना है, तो वो अचीव नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, जिसको अचीव किया जा सके। दूसरा, रिलेवेंट का मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है वो आपसे रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, तभी आप उसके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे। और टाइम बाउंड नहीं होगा तो फिर आप उसको फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे, आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि ठीक है हम 1 साल बाद कर लेंगे, हम 2 साल बाद कर लेंगे, हम 3 साल बाद कर लेंगे। लेकिन अगर आपका टाइम बाउंड है तो फिर आपको ये लगेगा नहीं, मुझे इतने टाइम पीरियड में इसको अचीव करना ही करना है, हर कीमत पे मुझे इसको पूरा करना ही करना है ऑब्जेक्टिव को। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका स्मार्ट। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमिन व्हाट इज टू बी डन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ये पता करना है व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है। ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट इज टू बी डन, आपको क्या करना है। सेकेंड इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग का एंड रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। क्या ये जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो एंड रिजल्ट है प्लानिंग का, यानी कि जब लास्ट में प्लानिंग की बात आएगी तब क्या आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या पर्सनल रूप में, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव की तरफ होनी चाहिए, यानी कि उनको जो भी आप गाइड करें किसी को भी, वो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए गाइड करेंगे। नेक्स्ट, सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ये नहीं होना चाहिए कि आपने केवल एक डिपार्टमेंट के लिए टारगेट सेट कर दिया, वो जो टारगेट आप सेट कर रहे हैं वो पूरे बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, जितनी भी पूरे बिजनेस के लिए प्लानिंग है उसके लिए वो गाइड के रूप में काम करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 10% सेल्स को आपको इंक्रीज करना है, अगर आपको ये टारगेट है तो सेल्स डिपार्टमेंट भी आपका बिजी होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी बिजी होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आपका बिजी होगा क्योंकि उसको उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन करना है। फिर परचेज डिपार्टमेंट को उतनी ही ज्यादा परचेजिंग करनी है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को उतने ही ज्यादा फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। तो हर डिपार्टमेंट इस टारगेट को, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जुट जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो जिसमें पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जुट जाए, आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजी हो जाए। तो बिजनेस प्लानिंग पूरे बिजनेस के लिए होनी चाहिए, ना कि एक डिपार्टमेंट के। दीज आर यूजुअली। देन सेकंड की अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी, सेकंड प्लान आता है हमारा स्ट्रेटेजी। भी आपका ना ही तो सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। एक स्ट्रेटेजी जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, इकट्ठा प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए। स्ट्रेटेजी के डायमेंशंस होती हैं, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट, adopting a particular course of action, next
allocating resources for achieving objective। स्ट्रेटेजी जो होता है, ये पहली चीज तो ना ही ये सिंगल यूज प्लान होता है, ना ही स्टैंडिंग प्लान होता है, इसको आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होता है। दूसरी चीज, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दूसरी चीज, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को आप अडॉप्ट करते हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। कोर्स ऑफ एक्शन से यहाँ पर मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्लानिंग करते हैं, आप एक पर्टिकुलर एक्शन बनाते हैं केवल उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तीसरा, आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को भी एलोकेट करते हैं, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। अगर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने की ज्यादा जरूरत है तो एम्प्लॉयज अपॉइंट होते हैं, अगर आपको मशीन्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो मशीन्स आप मंगवाते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज हैं, उन सभी को आप अरेंज करते हैं, उन सभी को आप मंगवाते हैं। तो अगर हम इसी की बात करें कि आपको 10% सेल्स को अचीव करना है, आपको 10% सेल्स का टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सबसे पहले आप फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट दोगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ मीडिया, वो न्यूज़पेपर में आपको देना है, टीवी में आपको देना है, होर्डिंग आपको लगाना है, पैम्फलेट आपको बंटवाने हैं, या फिर आपको बैनर लगवाने हैं। जो भी आपको मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देना है तो वो आपको मीडिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है सेल्स प्रमोशन टेक्निक। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए 10% सेल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है वो टेक्निक जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सेल्स को आगे बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बाय 1 गेट 1 फ्री, आप ये ऑफर दे सकते हैं, या फिर आप बाय 4 गेट 1 फ्री, ये ऑफर दे सकते हैं। ये जितने भी ऑफर्स आते हैं, या फिर आप ये ऑफर दे सकते हैं, बाय 1 कार्टून एंड गेट 1 कार्टन फ्री। तो ये सारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहलाती हैं। आप इनमें से कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अगला है चैनल ऑफ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा चैनल आप यूज करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि एक चैनल होता है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर से लिंक करती है। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग भी कहलाता है। उसमें कंपनी वाले डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट करते हैं। दूसरा एक चैनल होता है जिसके अंदर पहले कंपनी आती है, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है और फिर कंज्यूमर का नंबर आता है। या फिर आप डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ भी डील कर सकते हैं। किस गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कौन से चैनल को सिलेक्ट करना है, और आपके कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेटेजी है, आपके कॉम्पिटिटर की क्या टेक्निक है, वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है, वो एक एक्टिव प्लानिंग होती है जो आप अपने टारगेट को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाते हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ बिजनेस। ये एक तरीके से बिजनेस के ब्लूप्रिंट का काम करता है। ब्लूप्रिंट से मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्लूप्रिंट में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट के सपोज बीएसटी का सब्जेक्ट है, बीएसटी में इस चैप्टर में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट आएंगे या वेरी शॉर्ट आएंगे, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, हर चीज वहां पर डिफाइन कर दी जाती है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस का ब्लूप्रिंट जो होता है उसने डिसाइड कर दिया जाता है कौन पर्सन किस काम को करेगा, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या उसकी ड्यूटीज होंगी, सब ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर दिया जाता है। सेकंड, स्ट्रेटेजी जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। अगर कोई डिमांड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा चेंज इन डिमांड है, आपका प्रोडक्ट है या आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो उसी के हिसाब से आपको फिर अपना प्रोडक्ट की डिमांड को भी देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। देन पॉलिसीज, थर्ड है आपका पॉलिसी जो होते हैं स्टैंडिंग प्लान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार यूज होने वाले प्लान्स हैं। तो पॉलिसीज में बार बार यूज होने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है कि वो क्रेडिट पे सेल्स नहीं बेचेगा। पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो पास्ट को देख करके फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। मीन्स पास्ट में आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको फ्यूचर में रोकने के लिए आप एक पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है अब हम इस काम को नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी ये है कि हम इस काम को नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उधार सामान बेचा है और आपके बैड डेब्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो फिर आप ये पॉलिसी बना सकते हैं फ्यूचर के लिए कि ठीक है अब हम नो क्रेडिट की पॉलिसी बनाएंगे, हम उधार पर सामान बेचेंगे ही नहीं क्योंकि हमें उधार का पैसा वापस हमारा नहीं आता है, इस वजह से हमें बिजनेस के अंदर लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो अब हम ये पॉलिसी बनाते हैं कि हम फ्यूचर में कोई भी सामान उधार पर नहीं बेचेंगे। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल में पॉलिसी बनाई जा सकती है कि 10th क्लास से 11th क्लास में, सपोज 11th क्लास का रिजल्ट 12th क्लास का बोर्ड का रिजल्ट आपका बहुत गंदा हो रहा है, बहुत खराब रिजल्ट आता है, बच्चे बहुत ज्यादा फेल होते हैं, तो आप ये पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं कि 11th क्लास में हम केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन देंगे जिनके 60% या 10th क्लास में 60% या 60% से ज्यादा मार्क्स, उन्हीं बच्चों को आप अपने यहाँ पर एडमिशन देंगे। ये आपकी पॉलिसी बन सकती है। तो पॉलिसी जो होती है वो फ्यूचर को पास्ट को देख करके फ्यूचर के लिए डिसाइड की जाती है। तो इसलिए इसको स्टैंडिंग प्लान कहा जाता है और स्टैंडिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी फ्यूचर को देख करके इसके अंदर चेंजेस भी किए जाते हैं। और पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स हैंडल करने का अपना तरीका होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में बैड डेब्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड कर सकता है, ये पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकता है कि फ्यूचर में वो नो क्रेडिट की पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। जब वो उधार ही नहीं देगा, उधार पर चलेगा ही नहीं, तो उसके बैड डेब्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि बैड डेब्ट्स तभी होते हैं जब हम उधार पर सामान देते हैं और उधार का पैसा हमारा वापस नहीं मिलता है, तो ये होता है बैड डेब्ट्स। या फिर दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है कि आप उधार केवल उन्हीं लोगों को, क्रेडिट केवल उन्हीं लोगों को देंगे जो कि आपके बिल्कुल क्लोज हैं, या फिर आप ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करेंगे। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद जिनकी गुडविल आपको ये लगता है कि उन लोगों ने आपको टाइम पे पेमेंट किया है उधार का, केवल उन लोगों को आप उधार देंगे, बाकी लोगों को आप उधार देना बंद कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका बेटर यही है कि आप नो क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट करें, हम किसी को भी उधार नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी बन जाएगी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पॉलिसी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी इस पर बेस होती है। सेकंड है गाइड्स मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी, मैनेजर को गाइड करती है कि उसको स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको स्ट्रेटेजी को कैसे लागू करना है। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। पॉलिसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करता है और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है।
लास्ट है पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में फंक्शन। पॉलिसी जो है वो एक पैरामीटर डिसाइड करती हैं जिनके अंदर एक मैनेजर को काम करना होता है। चलिए ये आप आज हमने 3 लाइन्स पढ़े हैं, आप उनको रिवाइज कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।